हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग काव्य दोष से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने काव्य गुण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको पढ़ लिए हैं। तो जो लोग काव्य गुण वाली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग काव्य दोष से पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि काव्य दोष का पहला प्रश्न है कि अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। यहाँ पूछ रहा है कि अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है, तो यहाँ पर रस दोष हो जाएगा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि विभाव और अनुभाव किस में आते हैं, रस में आते हैं। आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है। उसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। ये बात उसमें कही गई है। तो इससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि अनुभाव और विभाव कहाँ आता है, रस में आता है, तो इससे रस दोष हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। रसगत काव्य दोष है स्व शब्द वाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अति विस्तृति, प्रकृति विपरे। ये जो 7 दिए गए हैं ना, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही वो है जो प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा दोष है। तो रसगत दोष कौन कौन सा है ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कितने ये टोटल 7 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। इसमें काव्य का कौन सा दोष है? इस पंक्ति में कौन सा दोष यहाँ पर दिख रहा है? रस दोष है, शब्द दोष है, अर्थ दोष है, या कोई नहीं है? तो इसमें ये सब दोष नहीं दिख रहे हैं कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियाँ केशवदास की रचना रामचंद्रिका से ली गई हैं, ठीक है। रामचंद्रिका, इसके बारे में आप लोगों को तो पता ही है। जब मैं केशवदास की बात आती है तो बताती हूँ आप लोगों को कि केशवदास ने जो रामचंद्रिका की रचना की है, वो जो बाबा तुलसीदास जी हैं उनकी जो रचना है रामचरितमानस, उनकी प्रतिस्पर्धा में सब लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे। तो उनकी प्रतिस्पर्धा में कहा जाता है ऐसा कि एक रात में ये रचना किए हैं, ठीक है। एक रात में ये रचना किए हैं और इसमें इतने क्लिष्ट शब्दों को रखे हैं कि उन शब्दों के वजह से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको क्या कहते हैं, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है रामचंद्रिका के बारे में कि जो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है उसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, ठीक है। ये तो रही केशवदास की रामचंद्रिका की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि वह पंचवटी का वर्णन करते हुए, इसमें पंचवटी है, जैसे रामचरितमानस में पंचवटी का वर्णन है, जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी पंचवटी का वर्णन है। तो पंचवटी का वर्णन करते हुए उपयुक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस काव्य में काल दोष है, काल यानी समय का दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है। उसमें पांडव कहाँ थे, उसमें पांडव कहाँ आ गए त्रेता युग में, तो इसीलिए यहाँ पर काल दोष हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कंकड़ कोड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है। काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, च्युत संस्कृति दोष। तो काल दोष भी नहीं है इसमें, लिंग दोष भी नहीं है इसमें, वचन दोष, वाणी की कटुता है इसमें, तो यहाँ वचन दोष हो जाएगा, ठीक है। जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरे लगें वहाँ वचन दोष या श्रुति कटुत्व दोष होता है।
आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्षकाः दोषाः कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। मुख्य रूप से दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। उपरोक्त पंक्तियों में यही काव्य दोष है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो गया। 3 नंबर प्रश्न हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा दोष है। और यह प्रश्न 2021 का जो TGT है उसमें आया हुआ था। ठीक है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाए, पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि जगत और जहान, जगत माने भी संसार होता है और जहान माने भी एक ही बात है, इसको दोबारा दोहरा दिया है तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपरोक्त पंक्ति में पुनरुक्ति काव्य दोष है। यहाँ पर जगत और जहान दोनों का प्रयोग हुआ है, जबकि दोनों का अर्थ संसार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तरु रिपुधर देख के बिरहिनी तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है। यहाँ पर तरु रिपुधर देख के बिरहिनी तिय अकुलाय कौन सा काव्य दोष है, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा क्लिष्ट। यहाँ पर क्लिष्ट पद दिखाई दे रहे हैं। तरु रिपुधर देख के बिरहिनी तिय अकुलाय। ठीक है, क्लिष्टत्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में तरु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष, वृक्ष का शत्रु तरु रिपु, वृक्ष का शत्रु कौन सा हो गया? अग्नि, और उसका रिपु कह रहा है तो अग्नि का रिपु, अग्नि का शत्रु जल, और जल को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाला बादल। तो एक ही बार में यहाँ पर बादल कहा गया होता तो नहीं, तरु रिपुधर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें अधिक पदत्व दोष है। एक ही चीज को बार बार कहा गया है। सुंदर है विहग सुमन, विहग पक्षी, सुमन फूल, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जहाँ वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है। यहाँ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। 3 पार्ट में जो होता है सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ठीक है, तो सुंदरतम सबसे उत्तम हो गया। तो यहाँ तक था काव्य दोष के प्रश्न। अब आगे शब्द शक्तियों से प्रश्न हैं, तो अगली क्लास में हम लोग शब्द शक्तियों से जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द शक्तियों से प्रश्न ज़्यादा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।